तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, यानी कि सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल और उसके अलावा सेल के कंपोनेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले वाली वीडियो वाज द बेसिक वीडियो। यहाँ पर अब जो आगे वीडियो सीरीज़ आएंगी ये हर ऑर्गेनेल के ऊपर बेस्ड एक वीडियो होगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भी होता है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि पहला कंपोनेंट बेसिकली जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, हिंदी में इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ इस तरीके से दिखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट यानी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं और फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे या उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर या बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसी नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये आती है सबसे पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बनी किससे होती है, क्या केमिकल्स हैं जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। सबसे पहली चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड से होती है, यानी उसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो प्रोटीन है और लिपिड है। उसके अलावा बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है जो कि एक केमिकल है, और दूसरा प्रोटीन और उसके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर बनी हुई है। मेन केमिकल इसमें है फॉस्फोलिपिड, दूसरा केमिकल है इसमें प्रोटीन, तीसरा है आपका जो मॉलिक्यूल, या केमिकल नहीं कहेंगे हम इनको मॉलिक्यूल कहेंगे, मॉलिक्यूल यानी अणु। तो पहला मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ये फैट और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन, और तीसरा जो होता है कोलेस्ट्रॉल, और चौथा बहुत अलग अलग तरीके के शुगर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब से मिलकर बना होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि वो निश्चित चीज़ों को सेल के अंदर आने देता है, हर चीज़ को एंट्री नहीं देता। यानी मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास सेल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आ सकती है, सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पड़ी होंगी वो नहीं आएंगी, सिर्फ एक चीज़ ही आ सकती है, और इससे सारी की सारी चीज़ें बाहर नहीं जा सकती हैं, सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ ही यानी एक निश्चित चीज़ ही बाहर जा सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देता है और सेलेक्टेड चीज़ों को बाहर जाने देता है। ये उसका क्या हो गया, फंक्शन। क्लियर, ठीक है। ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। सबसे पहली चीज़ जो सेल है उसको ढूंढने वाले कौन थे, सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को ढूंढने वाले कौन थे। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ढूंढने वाले के नेम्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, वो थे सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रक्चर यानी उसकी आकृति को दर्शाया था, उसकी आकृति को बताया था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होती कि आप उसे जितना चाहो उतना खींच लो। वो फ्लेक्सिबल ज़रूर है लेकिन ब्रेक भी हो सकती है, यानी टूट भी सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो कैसी दिखती है। हमें जो 9th क्लास में याद रखना है वो ये याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने ढूंढा था, जिनका नाम था सिंगल और निकोलसन।
उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, क्या वो एनिमल और प्लांट दोनों में मिलती है? यस, वो दोनों में मिलती है। अब उसके अलावा हमें उसको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। हमें 9th में फंक्शन और स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना है। स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि किससे बनी है, तो आप लिखेंगे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर आता है फंक्शन। फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी कार्य, वो होता है कि ये मूवमेंट कंट्रोल करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल यानी कौन सा अणु सेल के बाहर जाएगा। कोशिका झिल्ली ये निर्धारित करती है, ये निश्चित करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा अणु हमारे सेल के अंदर आएगा और कौन सा अणु या कौन सा मॉलिक्यूल हमारे सेल के बाहर जाएगा। उसके अलावा ये सेल की शेप मेंटेनेंस में यानी उसकी आकृति बनाए रखने में भी हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, अब आता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं अंदर बाहर कैसे होती हैं, सेल के अंदर कैसे जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे वहाँ मूव करती हैं, कैसे वहाँ जाती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे ये होता है। पहली चीज़ आती है कि ट्रांसपोर्टेशन या चीज़ों की एंट्री बेसिकली 2 मेथड से होती है, 2 तरीक़ों से होती है। पहला होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस सिंपल भाषा में आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको बहुत बेटर समझ आएगा। डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं वसरण और ऑस्मोसिस को कहते हैं परासरण। तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कैसे होते हैं? डिफ्यूजन यानी विसरण में चीज़ें हाई कंसंट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन को और अच्छे से हिंदी में बोला जाता है उच्च सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा से लो कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भेजा जाता है। यानी चीज़ें हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाती हैं। यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में भी यही होता है, चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाती है। पर डिफरेंस ये आता है, यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ सॉलिड और गैस और यहाँ लिक्विड। सॉलिड बेसिकली और स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं आपको तो डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में, और ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में यानी वाटर में। जब डिफ्यूजन वाटर का हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं सिंपल भाषा में। जब डिफ्यूजन किसका हो? वाटर का हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तभी होगा जब डिफ्यूजन वाटर का हो रहा हो और उसके साथ कोई एक मेम्ब्रेन हो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक ट्रांसपोर्टेबल मेम्ब्रेन या ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो यही चीज़ है कि डिफ्यूजन क्या होता है कि जब आपकी कोई भी चीज़ जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए, ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, और इसमें कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जाती हैं और सिर्फ पानी जाता है, यानी सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट। यहाँ पर सॉल्यूट और आयन जाते हैं, यहाँ पर कौन जाता है? वाटर या सॉल्वेंट। यहाँ कौन जाएगा? यहाँ पर आपका सॉल्यूट, और ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर कौन जाएगा? हमारा सॉल्यूट और आयन, और यहाँ कौन जाएगा? सॉल्वेंट और वाटर। याद करो, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो डिफ्यूजन हमेशा सॉल्यूट का होता है और ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट की होती है। बाकी आयंस का डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसकी? वाटर की। ठीक है, यहाँ एनर्जी नहीं लगती, यहाँ एनर्जी लग सकती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि नहीं लगेगी, बट लग सकती है। ठीक है, क्लियर है। ऑस्मोसिस जो होता है उसको हम वाटर का डिफ्यूजन भी कहते हैं या सॉल्वेंट का डिफ्यूजन भी कहते हैं। ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण, और डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसरण। ठीक है, अब 2 चीज़ आती हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस जो बेसिकली है उसको कहा जाता है, एंडो ऑस्मोसिस को कहा जाता है, आता है प्रसरण,
और इसको बाह्य प्रसरण। तो एंडोऑस्मोसिस में चीज़ें एंटर करती हैं, एक्सोऑस्मोसिस में चीज़ें बाहर जाती हैं, सेल के कोशिका के अंदर जाती हैं चीज़ें या कोशिका के बाहर जाती हैं। तो एंडोऑस्मोसिस में सेल के अंदर चीज़ें जाती हैं, मूवमेंट ऑफ द थिंग्स इनसाइड द सेल, सॉल्वेंट इनसाइड द सेल। एंड एक्सोऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जाना। ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि विलयन के प्रकार। तो आपको समझना है कि हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। सो हैव अ लुक। हाइपोटोनिक सबसे पहली शुरुआत होती है हाइपोटोनिक से। हाइपोटोनिक जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं अल्प परासरण दबी, यानी कि इसमें आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि अगर जो मीडियम है वहाँ पर बाहर, सेल के बाहर अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की। अज्यूम इट कि ये मेरा एक सेल है, जहाँ ये है इस जगह पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के बाहर और सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे में इस टाइप के सॉल्यूशन, इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है अल्प परासरण दबी, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब सेल के अंदर पानी जो है वो कम है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ से पानी सेल के अंदर जाएगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। दूसरा केस आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है जब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, अंदर भी बाहर भी, दोनों जगह पानी की मात्रा बराबर हो। आइसोटोनिक को हिंदी में कहते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, जब पानी अंदर सेल के, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों जगह बराबर मात्रा में हो, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि जब सेल के अंदर हाइपर हो, मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो और सेल के बाहर पानी कम हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और इस तरीके के सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ये डायग्राम देखिए, इसमें जो रेड ब्लड सेल है जब उनके बाहर मतलब जब उन पे हाइपरटोनिक वाली कंडीशन आई, जब उनके बाहर जिस मीडियम में, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे जब पानी कम था तो सेल सारे जो सारे हैं वो सिकुड़ गए। कैसे सिकुड़े, क्योंकि बाहर देखो पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो यहाँ से सारा पानी इस जगह चला गया और इस वजह से सेल सिकुड़ गए। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, हाइपरटोनिक का, अति परासरण दबी का। अब आते हैं आइसोटोनिक। यहाँ देखो कुछ बदलाव नहीं आया। क्यों बदलाव नहीं आया, क्योंकि यहाँ अंदर और बाहर जो दोनों जगह जो पानी था वो बराबर था। हाइपोटोनिक पे आ जाओ। अल्प परासरण हाइपोटोनिक में क्या होता था, बाहर पानी ज़्यादा होता था, अंदर पानी कम होता था। तो देखो सेल इसके मुकाबले यहाँ ज़्यादा स्वेल हो गए, सूज गए। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस वाली काली वाली जगह से वाटर कहाँ चला गया, इस वाली जगह में। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है।